नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो आजकल ही नहीं बल्कि पिछले कई समय से राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईवीएम से चुनाव होने चाहिए या फिर बैलेट पेपर से। राजनीति की बात करें, राजनीति करने वालों की अगर बात करें तो लगातार चर्चा का विषय ये बना हुआ है ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठ रहे गंभीर सवाल और आरोप है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पिछले कुछ समय से विपक्षी दल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं यानी कि सत्ता दल पर कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है और इसके जरिए चुनाव परिणामों में हेरफेर किया जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है और इसके कारण लोकतंत्र की सबसे अहम प्रक्रिया यानी कि चुनाव पर सवाल उठने लगे हैं। इस मुद्दे पर बढ़ते विवाद और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर भी जुड़ रहे हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 21 में। थैंक यू जी सर, सबसे बड़ा सवाल यही है और ये सवाल क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है और हमारे देश में चुनाव एक प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे जीवन का एक हिस्सा है। वन नेशन वन इलेक्शन जब आएगा तब आएगा, लेकिन इस समय हर 1 महीने 2 महीने बाद किसी न किसी राज्य में या तो विधानसभा चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं या फिर निगम के चुनाव होते हैं। और आजकल जो ईवीएम जो पिछले कई सालों से यूज में आ रहा है, सत्ता दल उसे सही मानता है और विपक्षी पार्टी जितनी भी है वो उसे गलत ठहराने की कोशिश करती है। लेकिन उन तमाम पार्टियों के, उन तमाम लोगों के मुंह उस समय बंद हो जाते हैं जब वो खुद किसी चुनाव में उसी ईवीएम से जीत जाते हैं। इस पर आपकी क्या कुछ प्रक्रिया है सर? उमंग, इस डिबेट को मैं सॉरी टू इंटरप्ट, आवाज बहुत बाउंस कर रही है उमंग मेरी तरफ। इसको कंटिन्यू हियर मी? जी सर। उमंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने और बहुत इंटरेस्टिंग किया है। एक्चुअली ईवीएम जो है वो कहा जाए कि कुछ लोग तो जब जो यंग वोटर्स हैं जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से ईवीएम चल रही है। मतलब 1980 में जब केरल में इसको ट्रायल किया गया विधानसभा चुनाव के दौरान, उस वक्त ईवीएम को फर्स्ट किया गया। तो आप ये मान लीजिए कि 2024 के चुनाव में ये ईवीएम करीब करीब 44 साल एज हो गई है उसकी, और आज तक ऐसा कोई इलेक्शन नहीं गया, चाहे कोई पार्टी हारी हुई हो चाहे कोई पार्टी जीती हुई हो, जिन्होंने ईवीएम पे कहीं ना कहीं कोई डॉट ना लगाया, प्लॉट ना लगाया जी। अब जब भी आप ये कहेंगे कि कोई पार्टी जीतती है या कोई पार्टी हारती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी चुनाव हारे थे तो ईवीएम पे 2 का ठीकरा फोड़ा था। और आज भी 44 साल के ईवीएम के इतिहास में कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है या कोई भी पार्टी, अभी जो महाराष्ट्र के रिसेंट चुनाव हुए हैं जहां पर जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी और एज वेल एज कांग्रेस का चुनाव हारा, उन्होंने सारा की सारा ठीकरा ईवीएम पे छोड़ दिया जी। तो ये कभी हास्यास्पद रखता है उमंग के जब आप हार जाओ तो ईवीएम है, जब आप जीत जाओ, आपने पहले भी कहा कि ईवीएम नहीं है, बिल्कुल सब लोगों ने हमें वोट दिया जी। तो आप 44 साल के एक अधेड़ कह लीजिए, अगर आप वास्तविक उम्र के हिसाब से, आदमी की उम्र के हिसाब से देखें, उस पे आज भी जो है लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ईवीएम के कारण हम चुनाव हारे और ईवीएम के कारण चुनाव हारे। अभी रिसेंटली जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी रिटायर होने जा रहे हैं 15 को, राजीव जी ने इस ईवीएम को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया उन क्वेश्चंस को, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे कि बैलेट पेपर और ईवीएम में क्या फर्क है जी। तो और ये एक ऐसा मैटर है जहां पर हम लोग जो है वो रोज कुछ ना कुछ पब्लिक लिटिगेशन लगती है ईवीएम पे, सुप्रीम कोर्ट उसे लगातार जो है वो रिजेक्ट करता है जी। बिल्कुल संजीव जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं सर। जी सर, वो रिजेक्ट नहीं है, माफ कीजिएगा सर, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की आपने बात करी, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट का ही ये वर्डिक्ट है। जो भी पिटीशन ईवीएम के खिलाफ लगी थी उनको सबको खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद भी लगातार विपक्ष द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाना क्या सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है?
और हार जीत, क्योंकि हमारा देश कहीं ना कहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, चुनाव होते हैं और जहां पर कांग्रेस या उसके सहयोगी दल जीतते हैं, पंजाब की हम बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, वो भी ईवीएम से चुनाव हुए थे। तो एक, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि जब विपक्षी पार्टियां जो विरोध करती हैं ईवीएम का, जब वो जीत जाती हैं तब ईवीएम सही हो जाती है। और अप्रैल 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को कहीं ना कहीं सही ठहराया था। तो सुप्रीम कोर्ट भी तौहीन करने पर ये पार्टियां आ जाती है अपनी हार पर। इस पर क्या कहेंगे सर? उमंग उसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, वो ये है कि ईवीपैट पे जो था उन्होंने कहा कि 100% काउंटिंग है, जो ईवीएम और ईवीपैट की काउंटिंग की जाए और उसमें 100% उनको जो है सही तरीके से निकले। ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि ईवीपैट के किसी भी 100% वोट्स को आप जो है वो पर्ची के द्वारा और वापस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को काउंट किया जाए। जी, क्योंकि पहले भी इस बात में सुप्रीम कोर्ट में जैसे अलग अलग लिटिगेशन आए, तो ये जो लिटिगेशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की अपन तौहीन की बात करते हैं, तो हर बार लगाने वाले उसको डिफरेंट वे से लगाते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि 100% जो है वो ईवीपैट और ईवीएम की मशीनों के काउंट किया जाए, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनजस्टिस माना और उसके साथ साथ में ये कहा कि इस तरह जो बार बार और भी किसी भी तरह से अगर आप ईवीएम पे निशान लगाते हो तो वो भी आज के बाद आप जो है नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पैटर्न है ये अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स, और किसी ने इसको अभी तक जो है वो सिद्ध नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना तो इंटरनेट से कनेक्ट होती है और ना बिजली से चलती है। जी, तो जब चीजें ऑलरेडी बैटरी से चल रही है, नेट से कनेक्टेड नहीं है, और ओपनली कुमार जी ने अभी जो है ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक भी वोटिंग मशीन में अगर कोई आदमी मुझे चैलेंज कर देगा तो हम लोग उस पर जो है वो कार्रवाई करेंगे, हमारी वोटिंग मशीन को वापस देंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एलिगेशन तो लगा देती हैं, उसके बाद भाग जाती हैं। जी, बिल्कुल। आज की डेट बिल्कुल में हिंदुस्तान की बनी हुई मशीन है, आप ये मान के चलिए कि दोनों मशीनें, दो कंपनीज हैं हिंदुस्तान की जो बनती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर ये कोई बाहर की कंपनी ने बनाई होती उमंग जी, तो हमारे देश में जो विपक्षी लोग हैं वो ये कहते हैं कि साहब जो रूलिंग पार्टी है इनका उस कंट्री से भी संबंध है, जी, तो वहीं से कहीं ना कहीं जो है पैसे करके। अब ये तो हिंदुस्तान की 77 में बननी जो मशीन शुरू हुई, 80 में पहला ट्रायल हुआ और उस वक्त कई पार्टीज आई और कई पार्टीज गई, किसी के पास में कोई नहीं थी इसके खराबी होती है। लेकिन मैं तो कई बार आश्चर्य करता हूँ कि आज की डेट में जो हारी हुई पार्टी के जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अलावा आप न्यायपालिका पे भी उंगली उठा देते हैं, आप एजुकेशनल सिस्टम पे भी उंगली उठा देते हैं, आपके में हाथें पे ऐसी नहीं बची है, आप देश का जो अर्थव्यवस्था है, जो अपना निफ्टी चलता है, उसको लेकर के आप जो है उंगली उठा देते हैं, आप कहाँ नहीं छुपते। लेकिन एक बात जो वहां पर है उसमें थोड़ा सा ईवीएम में डिफरेंट है। उमंग, सबसे बड़ी बात यह कि एक जो वोटर 20 साल का 18 साल का होकर वोट डालता है और उसको जब भ्रमित कर दिया जाता है कि आपने जो वोट डाला वो जो है ईवीएम द्वारा हैक कर लिया जाएगा, तो आज के देश में जो भ्रमित है, जो दुष्प्रचार है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सच्चाई से। जो सच्चाई है वो तो धीरे धीरे चलती है, दुष्प्रचार बहुत तेजी से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल संजीव सर, बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा। जो बात लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा ईवीएम पर जो आरोप मढ़ने की बात होती है, और जैसा अभी आपने भी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है कि चुनाव आयोग द्वारा भी कई मर्तबा जब भी चुनाव से पहले इस प्रकार की बातें होती हैं या चुनाव हो जाने के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इस तरह की बातें होती है, तब कई मर्तबा चुनाव आयोग द्वारा भी ऐसी पार्टियों के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उनको बुलाया कि आप लोग चुनाव आयोग आओ, आप खुद प्रूव करो कि ये ईवीएम गलत है। कई मर्तबा आम आदमी पार्टी की, अगर मैं पार्टी का नाम लेके भी बोलूं, आम आदमी पार्टी ने पहले भी एक कोई इंजीनियर उन्होंने पकड़ा था जिससे उन्होंने सार्वजनिक जगह पर ईवीएम में क्या कुछ कमी है, किस प्रकार से इसे हैक किया जाता है, उसका एक डेमो दिया। लेकिन जब चुनाव आयोग ने उन्हीं पार्टी के लोगों को जब बोला कि ठीक है आप इस व्यक्ति को आप लेकर आइए, या न्यायपालिका के द्वार आपके लिए खुले हैं, आप न्यायपालिका में जाइए, वहां पर आप इस प्रकार का डेमो दीजिए, और तब अगर न्यायपालिका हमें आदेश देंगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम ईवीएम को हटा सकते हैं, हम वापस बैलेट पेपर पर आ सकते हैं। लेकिन जैसा आपने भी बोला, एक भी पार्टी या एक भी ऐसा व्यक्ति जो ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, पूरे देश भर में हर जगह उस एक ईवीएम की एक छोटी सी मशीन ले जाकर उसका डेमो करता है, उसमें बताता है कि किस प्रकार से आपका वोट हैक हो रहा है। मैंने भी एक ऐसा सेमिनार अटेंड करा था, लेकिन जब हमने भी उस व्यक्ति से पूछा कि
आपकी जो ये मशीन है और जो चुनाव आयोग द्वारा जो मशीन इशू की जाती है वोटिंग के लिए, क्या ये दोनों सेम है? उसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। उससे हमने पूछा क्या आप अपना ये डेमो लेके न्यायपालिका में गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी ऐसी जगह जहां आप जाकर ये प्रूव कर सको और चुनाव आयोग तक ये मैसेज जाए कि हां मशीन में गड़बड़ हो सकती है? तब उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। तो जाहिर सी बात है, लोग तरह तरह के डेमो जरूर देते हैं, लेकिन जहां पर बात पहुंचानी चाहिए वहां नहीं पहुंचा पाते। तो क्या लगता है सर आपको, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का मात्र एक हथकंडा है? उमंग, एक्चुअली मैं इस चीज को और पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जी हम जिस जनरेशन में अब मूव कर रहे हैं, अगर आज जब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, हर चीज आसान होती जा रही है। एक इलेक्शन पर करीब करीब हम लोग 10,000 टन अगर मतपत्र से जो है वो डाले, तो हमें जो है वो मटेरियल चाहिएगा 10,000 टन। जहां एक तरफ हम लोग जो है पेड़ों को लेकर के, हम लोग जो है पर्यावरण को लेकर के इतने चिंतित हैं, वहां पर एक इलेक्शन में हम जो लोकसभा का है 10,000 टन उस पर पेपर लगा देंगे। जी पहली बात।
सिर्फ इतना है कि जैसा आपने बताया कि पहले माफिया होता था, जो बैलेट पेपर की जो पूरे वो डब्बे होते थे उन्हें ले जाते थे अपने साथ में, या फिर पेपर में डुप्लीकेट हम कह सकते हैं जी। तो क्या इसके पीछे सिर्फ मकसद इतना है, एक तो उन माफियाओं का काम धंधा बंद हो गया, दूसरा अगर वापस से बैलेट पेपर आता है तो वापस से बैलेट पेपर की चोरी आसानी से की जा सकती है, जो ईवीएम में पॉसिबल नहीं है। उमंग, मुझे एक चीज और नहीं समझ आती है। उमंग, हरियाणा में चुनाव हुए जी, चाहे बॉम्बे में चुनाव हुए, जो पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि साहब हमारे कार्यकर्ता घर घर पहुंचे, उन्होंने ये फील किया कि हम लोग जो है जीत रहे हैं, और अचानक जो है ईवीएम की गड़बड़ी से हार गए जी, तो क्या ड्यूरिंग द इलेक्शन उनके अंदर जो फूट थी, हरियाणा की मैं बात करूं, हुड्डा में, और जो 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 कुमारी शैलजा थी, उसकी फूट नहीं दिख रही थी उनको। तो तुम ईवीएम की चर्चा करने की जगह पे तुम लोग उस सॉर्ट आउट कर करके अपने कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेकर के वहां करेक्शन करते जी। लास्ट में बड़ा इजी है कि आपको अपना सिर ना मिले तो किसी के सिर पे टोपी रख दी जाए। और ईवीएम की टोपी तो बेचारी ऐसी टोपी है, मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी ने भी 2009 में रखी थी जब आडवाणी जी चुनाव हार गए थे, लेकिन वो मेरे ख्याल से लास्ट टोपी थी। उसके बाद में बीजेपी द्वारा किसी भी चुनाव के हारने पर, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हारे हो, चाहे वो कहीं और का चुनाव हारे हो, बीजेपी ने कभी ऐसी कोई जो है बात नहीं की। हाँ, लगातार जो पार्टीज अपना आधार खो रही हैं, इवन दो कुछ पार्टीज के टुकड़े हुए महाराष्ट्र में, वो कहीं ना कहीं जो है वो ईवीएम का टुकड़ा सिर पे फुटबॉल रख करके वो बचने की कोशिश करती है और अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करती है। ईवीएम के बारे में जब जब कोई बात करेगा, आप ये सोचिए कि कमी अपनी है और सिर्फ किसी और का ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल संजीव जी, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि क्या आने वाले भविष्य में जिस हिसाब से ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं और जिस हिसाब से, हालांकि इंडी गठबंधन अब टूट चुका है, दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान हमने ये देखा है तमाम पार्टियों ने सब अपने आप को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, इंडी गठबंधन वाली, लेकिन जिस हिसाब से दबाव बन रहा है, क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले कुछ समय में 1% भी अगर चांस माने तो क्या ईवीएम बंद हो सकती है और बैलेट पेपर की वापसी हो सकती है? असंभव, क्योंकि आज की डेट में 30 से ज्यादा कंट्रीज ईवीएम पे मूव कर रहे हैं जी, और स्लोली स्लोली जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिस हिसाब से आम मतदाता जागरूक हो रहा है, मतदाता जो है वो दूर दराज में बैठा हुआ है, फौजी बॉर्डर पे हैं, वो वोट डालना चाहते हैं। अगर ईवीएम नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सिस्टम बनेगा, वो बैलेट पेपर नहीं बन सकता कि उनका बैलेट पेपर चल करके आएगा और 1 महीने में। आज अमेरिका के चुनाव में आप देखते हैं कि आज भी ये पुरानी पद्धति ये लोग यूज करते हैं। तो इस बार बाय द वे जो अगर आपने देखा होगा महीना महीना इनको रिजल्ट को कैलकुलेट करने में लग जाता है जी। तो क्या हमारा एक फौजी दूर दराज में बैठे हुए किसी भी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या हम उसको 2 महीने में कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान की जनता तो 140 करोड़ की हो चुकी है, जहां पर जो है वो खर्चा आज की डेट में ईवीएम के द्वारा भी करने पर कम से कम 80 रुपए के करीब पर वोट पड़ता है, जब वोटिंग परसेंटेज जो है वो एटलीस्ट जो है वो 54 से 60% होता है जी। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटा करके बैलेट पेपर पे लाया जाएगा तो चुनाव का खर्च कितना बढ़ जाएगा। हाँ, मैं कहूंगा कि अभी ईवीएम अगर सारे वन नेशन वन इलेक्शन में कराते हैं तो ईवीएम मशीन खरीदनी पड़ेगी, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 15 साल तक ईवीएम मशीन काम करेगी जी। तो आपको ईवीएम मशीन खरीदने में ज्यादा बेनिफिट है रादर देन एक चुनाव पे 10,000 टन आपको पेपर वेस्ट करना, रादर देन ईवीएम खरीदना ज्यादा आसान है। बहुत से लोग कहते हैं कि ईवीएम की क्या कॉस्ट नहीं होती, ईवीएम 17,000 के करीब कॉस्ट पड़ती है उसकी, और इंडियन मेड है और 15 साल उसकी उम्र होती है। तो आपको ईवीएम को लेकर के इतनी ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है, बहुत सी चीजें वन टाइम इन्वेस्टमेंट में की जाती हैं जी। लेकिन उसके साथ साथ में जो सुदूर जगह पर जो वोटर्स हैं, जहां पर पहले बैलेट पेपर नहीं पहुंच पाता था, जहां पर हमारे वर्किंग आवर्स उन बैलेट पेपर को ले जाने में, सुरक्षा गार्डों को वहां तक पहुंचाने में इतना वेस्ट होते थे, वो बचे हैं जी। तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये वापस जो है ईवीएम 44 साल बाद भी रिवर्स होकर के बैलेट पे आएगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में धीरे धीरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हारने वाला अगर बाय द वे आज की डेट में बात करेगा कि मैं हार गया, तो उसके पास अभी कितने परसेंट वोट पड़े, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक के बाद में और क्लियर कर देंगे। अगर आपको 5% वोट पड़ रहे हैं, आपको 7% वोट पड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी को 35% वोट पड़ रहे हैं, तो वहां पर तो आप ईवीएम पे क्वेश्चन उठाते हो,
वो आपके खुद को भी जो आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि मैं सच कितना झूठ बोलूंगा। जी बिल्कुल संजीव जी, राइट और रॉन्ग? खुद मतलब आपको बिल्कुल 7% वोट मिले हैं और आप 35% ईवीएम पे टोपी डाल रहे हो। बिल्कुल संजीव जी, जिस तो प्रकार ये से इलेक्ट्रॉनिक जैसे तो कभी खत्म नहीं होगा, इवन और एडवांसमेंट के साथ आगे बढ़ेगा, जहां पर और वोटर्स जो है धीरे धीरे इससे जुड़ेंगे, और जो वोटिंग परसेंटेज जी अभी 54 या 60 आई है, मैं आशा करूंगा कि आने वाली सरकार से कि ये जो वोटिंग परसेंटेज जो गिर रहा है ट्रेंड, इसको कम से कम संभालें, ताकि आम जनता बाद में तो क्रिटिसाइज कर देती है, लेकिन जो सिस्टम में आने से उनके द्वारा दिया गया वोट एक एक वोट जिम्मेदार होगा। जी बिल्कुल संजीव जी, और एक और सबसे बड़ी और मजे की बात यह है जिसका थोड़ा सा जिक्र अभी आपने भी करा था, कई चुनावों को मैंने भी बहुत, हम कह सकते हैं बहुत पास से देखा है, भले ही हरियाणा चुनाव हो, राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव हो, ग्राउंड पे भी मैं गया हूं, और वहां पर जाकर जो ग्राउंड रियलिटी हमने देखी, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जो चुनाव से पहले जो वर्डिक्ट आता है, जिस प्रकार से अंदाजा लगाया जाता है कि भाई इतने परसेंट वोट इस पार्टी को मिलेंगे, इतने परसेंट वोट उस पार्टी को मिलेंगे, और लगातार 2 बार से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में और राजस्थान के उपचुनावों में दोनों ही वो अंदाजे बिल्कुल फेल साबित हो गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को जीता हुआ दिखाया जा रहा था, लेकिन रिजल्ट कुछ उलट आया। ऐसे ही राजस्थान के विधानसभा के उपचुनाव में 2 या 1 सीट बीजेपी की आती बताई जा रही थी, लेकिन रिजल्ट आया बिल्कुल उल्टा। और जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, हालांकि सभी लोगों से बात करना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितने मैक्सिमम लोगों से बात करी जाती है, रायशुमारी करी जाती है, उस हिसाब से यही लगता है कि जनता को लोक कल्याणकारी नीतियां एक तो पसंद है, दूसरा जनता के मन में, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, जनता ने 10 साल कांग्रेस का शासन देखा, 10 साल जनता ने हरियाणा में बीजेपी का शासन देखा। अब इस समय जब चुनाव हुए तो उस समय जनता ने कैलकुलेट करा कि 10 साल कांग्रेस के, 10 साल बीजेपी के शासन में सबसे ज्यादा फायदा कौन से शासन में हुआ, और उस हिसाब से फिर जनता ने वोटिंग करी। ऐसे ही राजस्थान के जो उपचुनाव हुए, उसमें भी लगभग यही जनता के मन में था। जब हमने भी लोगों से बात करी थी तो उनके मन में यही था कि भाई काम तो जो सिटिंग एमएलए है वही कराएगा, और अगर वो एमएलए उसी पार्टी का हो जिसकी राज्य में सरकार हो तो काम हमारे आसान हो जाते हैं। ये एक थिंकिंग लोगों के मन में होती है, और शायद यही वजह है कि जो जनता जो दोनों तरफ की चीजें देखती है, कैलकुलेट करती है, उस हिसाब से अपना निर्णय देती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भ्रष्टाचार जो पिछले कई सालों में देश की जनता देख रही है, और उस भ्रष्टाचार का क्या कुछ नतीजा लोगों के आम जीवन पर पड़ा है, भले वो सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, पिछले 10 सालों में या 15 सालों में कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी आई है। तीसरी सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से हर देश में जाते हैं, इंडियन कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं, और अब जब हमारे भी कुछ लोग जो विदेश में रहते हैं या हम कभी विदेश के दौरे पे जाते हैं, तो पहले जिस हिसाब से हमें देखा जाता था, पहले भारत की बात जिस हिसाब से की जाती है, अब उसमें जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। और ये बात जनता भी देख रही है, किसान भी देख रहा है, जवान भी देख रहा है, और एक आम इंसान भी देख रहा है। क्या कहेंगे संजीव जी? मैं उमंग एक चीज और आपने बहुत सही कहा, उसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। इलेक्शन रिजल्ट्स जो है वो सिर्फ काम पे नहीं होते जी। इलेक्शन रिजल्ट्स में कास्टिज्म जो हिंदुस्तान की जड़ों में समा चुका है, उसका भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा, आपने कहा कि वोटर जो है वो काम देखता है। वोटर जो है वो अपनी जाति, अपना धर्म, कुछ जो है वो वोटर्स बिल्कुल डिसाइड करके चलते हैं कि हमने इस पार्टी को वोट देना है, ग्रुप का ग्रुप जाएगा, ग्रुप का ग्रुप एक मत वोट पड़ेंगे। तो कई बार अच्छा काम, अच्छा जो है वो नीति, ये सब चीजें भी इलेक्शन में गौन हो जाती हैं। इलेक्शन एक ऐसा चीज है जिसमें लोगों के मन की बात, कोई भी जो जिन लोगों ने रिजल्ट दिया, प्रिडिक्शन की, उनकी भी सही नहीं निकली। उसका कारण है कि एक यूनिट ऑफ पीपल से वो लोग पूछते हैं। आम आदमी जो वोट देकर के आता है वो इतना समझदार हो गया है कि वो सच बात किसी को बताता ही नहीं। मैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने घर में अगर 6 लोग हैं तो उनसे पूछ करके देखिएगा तुमने किसको वोट दिया, तो वो 6 में से कम एक आदमी जो फर्म है जिसके बारे में आप जानते हो वही बोल पाएगा, बाकी सब लोग उसको पर्सनलाइज कह करके बाईपास निकल जाएंगे। तो जब घर में ये हालत है तो ऐसी कौन सी संस्था या ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि सर्वे के आधार पर ये कह सके इलेक्शन के बाद में कि साहब ये पार्टी आने वाली, वो भी गोलमोल सी बात
हवा का रुख देखते हुए बात करते हैं। लेकिन मैंने बात शुरू करी थी कि पार्टियां जब हारने लगती हैं तो इलेक्शन कमीशन की बात करती है, लेकिन उनके जो वर्कर होते हैं वो वर्कर जो है ग्राउंड लेवल के वर्कर होते हैं। जी। जो वर्कर है वो किसी भी कंपनी के बंदों से ज्यादा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। कंपनी का बंदे ने पूछा, बंदे ने सिर्फ हाँ कर दिया, हाँ जी ना जी, वो बंदा आगे चले गया। लेकिन वर्कर तो जानता है कि उसके जो मतदाता हैं उनसे क्या नाराजगी रही है 5 सालों में, वो मतदाता कैसे खुश हुए हैं 5 सालों में, किनका किनका काम सिटिंग एमएलए ने करवाया है। अगर वो मतदाता जो है वो उनसे जुड़ा हुआ है तो पता लगता है कि ये सीट निकलेगी या नहीं निकलेगी। जी। और उसके बाद भी आप भ्रम में रह जाएं, आप 6% वोट को 35% कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो ये थोड़ी सी जो है उमंग अजीब सी चीज लगती है। हाँ, पॉलिटिकल जो आप लोग कह रहे हैं कि बहुत से फैक्टर्स हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो कि अनप्रेडिक्टेड होते हैं, और हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में भी। अभी ट्रंप जी जीते हैं, जी। पहले राष्ट्रपति ऐसे होंगे जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी वो जीत गए। तो बहुत से इमोशन फैक्टर्स, आदमी कंट्री का फैक्टर, ये सब चीजें और भी मैटर करती हैं ऐसा। जी बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चुनावों के अंदर असर डालती है, फिर भले ही वो जातिगत पार्टी को वोट देंगे तो हमारा भविष्य क्या हो सकता है, इसमें जातिगत फैक्टर भी इंक्लूड है जैसा कि आपने कहा था। और जाहिर सी बात है कि ईवीएम पर दोष मढ़ने से अच्छा है, जैसा आपने कहा, कि पार्टी अपने काम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़े तो ज्यादा अच्छा है। तो हो सकता है कि विपक्ष, जिसका वोटिंग परसेंटेज लगातार गिरता जा रहा है, वो एक बार फिर से उठ जाए अगर वो ग्राउंड पर सही तरीके से उतरे, ग्राउंड पर सही तरीके से लोगों की समस्याएं सुने, पक्ष जो सत्ता पक्ष है उसे सही तरीके से घेरे, उसे बिना किसी राजनीतिक द्वेषता के जनता से जुड़े हुए सवाल करे, जनता से जुड़ी हुई बातें पूछे, जो नहीं हुई है वो सत्ता पक्ष से करवाए, तब शायद कहीं जाके वापस से विपक्षी पार्टियां जो इस समय हमारे देश में है उन पर जनता का विश्वास एक बार फिर से हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि उनका वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े। हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां जो एक साथ आकर भी नहीं कर पाई, वो एक सिंगल पार्टी, भले ही वो एक किसी राज्य की छोटी सी पार्टी हो, वो कर जाए, अगर जैसा आपने कहा कि वो जनता से सीधे जाके जुड़े, ना कि सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर दोष मढ़ने के। हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से आपने देखा, आज हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर जी हमारे साथ जुड़े थे। ईवीएम और बैलेट पेपर में से क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में विस्तार से बात करी, और ईवीएम पर लगातार दोष मढ़ने से क्या चुनावी प्रक्रिया या फिर चुनाव आयोग को दोषी ठहराना सही है या गलत, उस पर भी बात करी। और ईवीएम का भविष्य आने वाले समय में क्या होगा, इस पर भी संजीव पाराशर जी ने बखूबी अपनी बात रखी। और जो बात निकलकर इस चर्चा से सामने आई है वो यही आई है कि ईवीएम पर दोष बढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ करना है, आपको वापस से जीत का चेहरा देखना है, तो जमीन पर आए कार्यकर्ता और तमाम जो पहुंचाए, तो हो सकता है ईवीएम का जो ठीकरा है वो आप फोड़ना बंद कर दे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए News 21।